कि ड्रग्स कनेक्शन में हर बड़े खुलासे पर हमारी नजर बनी हुई है। ड्रग मंडली में सामने आने वाला एक नया नाम आज तक पर बेनकाब हो रहा है। दीपिका पादुकोण पर भी ड्रग्स देने के आरोप हैं। एनसीबी को दीपिका पादुकोण का ड्रग चैट मिला जिसमें वो कौन कंपनी से जुड़ी करिश्मा से ड्रग के बारे में पूछ रही हैं। एनसीबी ने सुशांत के पूर्व मैनेजर जया साहा और श्रुति मोदी के अलावा आज करिश्मा को भी पूछताछ के लिए समन किया है। करिश्मा कई और राज से पर्दा उठा सकती हैं। आज रिया की न्यायिक हिरासत भी खत्म हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिया की पेशी होगी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रिया चक्रवर्ती को भेजा गया था। भाईकला जेल में वो बंद है, तो आज इस मामले पर भी सुनवाई होनी है। लेकिन इस बीच दीपिका पादुकोण जैसी बड़ी हस्ती का नाम भी इस पूरे मामले में सामने आया है। आरोप है कि ड्रग चैट में दीपिका ड्रग के बारे में कुछ पूछ रही है और दीपिका का नाम सामने आने के बाद से बॉलीवुड में सनसनी मच गई है। लेकिन दीपिका पादुकोण का ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद अब एक बार फिर वही सवाल खड़े उठ रहे हैं कि आखिर जिस तरह से दीपिका का नाम सरफेस हुआ है इस पूरे मामले में आगे और कौन कौन से नाम सामने आ सकते हैं। जिन 25 नामों की सूची बनाई गई थी उन 25 नामों में से एक नाम दीपिका पादुकोण का है, लेकिन ये आंच बॉलीवुड के और किन बड़ी हस्तियों तक पहुंचेगी। लेकिन इस बीच ये वो ड्रग से जुड़ा चैट भी है जो दीपिका और करिश्मा के बीच हुआ। दीपिका ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास माल है, करिश्मा ने हाँ में जवाब दिया और दीपिका ने फिर उसे मांगा। ये देखिए हैश है ना, गांजा नहीं। तो ये जो कॉन्वर्सेशन है ये अपने आप में इस वक्त एक इन्वेस्टिगेशन में अहम मोड़ लेकर आया है, क्योंकि बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का नाम इस मामले में फंसना इस बात की तरफ इशारा करता है कि आगे और कितने लोग इस पूरे सर्कल में हो सकते हैं। हमारे साथ और जानकारी के साथ इस वक्त मुनीश पांडे जुड़ गए हैं। मुनीश, जैसे ही दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया है, यकीनन इस मामले में सनसनी मचना तो लाजमी था, लेकिन अब जब ये नाम सामने आया है ये कितनी बड़ी मुश्किल दीपिका के लिए लेकर आया और आने वाले दिनों में इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ेगा? यानी समन किया जाएगा, बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए, उनसे जुड़े हुए कुछ और नाम भी आगे एनसीबी के रडार पर हो सकते हैं? जी देखिए, बिल्कुल दीपिका का नाम आने के बाद में बॉलीवुड में सनसनी मचना तो लाजमी था, क्योंकि कहीं ना कहीं दीपिका टॉप की बॉलीवुड एक्ट्रेस है और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उनका भी नाम ड्रग्स चैट्स में आएगा। और क्यों मुश्किल होगी, क्योंकि देखिए ऐसे ही ड्रग्स चैट के केस के आधार पर एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसा हुआ था और रिया चक्रवर्ती से जब पूछताछ की गई तो सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और तमाम ऐसे नाम बेनकाब हो गए थे एनसीबी के सामने। तो कुल मिलाकर उस वक्त भी आधार ये व्हाट्सएप चैट थे और कहीं ना कहीं अब जब दीपिका का नाम सामने आया हुआ है तो आज जो पूछताछ होनी है वो बेहद अहम है, क्योंकि करिश्मा जो शख्स हैं जो कि कौन कंपनी के लिए काम करती हैं, जया शाह के अंडर में थी, जया शाह से पूछताछ के दौरान करिश्मा का नाम सामने आया था। तो करिश्मा से आज जब पूछताछ होगी तो सबसे पहले एनसीबी यही जानने की कोशिश करेगी कि क्या ये व्हाट्सएप चैट वो एक्नॉलेज करती हैं या नहीं करती हैं, ताकि यह साबित हो पाए, प्रमाणित हो पाए कि ये व्हाट्सएप चैट सही है। इसके अलावा जब ये बात साबित हो जाएगी तो बहुत मुमकिन है कि दीपिका को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि इस पूरे चैट में जो ड्रग्स की बातें हो रही हैं वो हैश यानी कि चरस, वीड यानी कि गांजा, इसको लेकर बात हो रही है और ये दोनों के दोनों इस्तेमाल करना या इनकी खरीद फरोख्त करना गैर कानूनी है। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है आज का दिन और आज की पूछताछ के बाद में हो सकता है कि एनसीबी जल्द ही दीपिका पादुकोण को भी समन कर पूछताछ के लिए बुला सकती है। जया शाह बिल्कुल मुनीश, देखिए सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जो मामला उस इन्वेस्टिगेशन से जो शुरू हुआ वो आते आते पहुंच चुका है अब ड्रग्स के मामले में, और इसके बाद देखिए परत दर परत जिस तरह से नाम सामने आ रहे हैं, खुलासे हो रहे हैं। इन चेहरों को आप देख लीजिए, इन्हें आप अलग अलग फिल्मों की वजह से, इनके आर्ट की वजह से, इनके सिनेमा की वजह से जानते हैं, लेकिन आज जिस वजह से ये सुर्खियों में है वो अपने आप में एक बेहद गंभीर और संगीन मामला है। लेकिन बार बार फिर जिस बात का जिक्र हो रहा है कि ऐसा ना हो कि सुशांत की मौत की जांच का जो मामला है वो ना भटक जाए। ड्रग्स का मामला अपने आप में बेहद गंभीर है, लेकिन अब अगर यहां से बात निकली है तो कम से कम एक अंजाम तक जरूर पहुंचे, इसे लेकर भी लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। लेकिन एनसीबी का एक्शन देखिए, ड्रग्स चैट में जितनी बड़ी हस्तियों के नाम सामने आए हैं उनसे जल्द पूछताछ होने वाली है। और जिस बात की जानकारी हमें मुनीश भी दे रहे थे, आज एनसीबी ने कौन कंपनी से जुड़ी जया साहा, करिश्मा और कंपनी के सीईओ ध्रुव को पूछताछ के लिए समन किया है। आपको बता दें कि ये जया साहा ही है जिसका रिया और दीपिका दोनों से कनेक्शन सामने आया है। एनसीबी जया साहा को बेहद अहम कड़ी मान रही है।
हमारे साथ मुस्तफा शेख इस वक्त जुड़ गए हैं। मुस्तफा, ये एक के बाद एक जिन लोगों को समन किया जा रहा है, पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग किस तरह से आगे बढ़ रही है? क्योंकि एक आम इंसान जो टेलीविजन पर, अखबारों में, सोशल मीडिया के जरिए इस वक्त ये खबरें पढ़ रहा है, उसके जहन में यही सवाल है कि एक के बाद एक नाम सामने तो आ रहे हैं, लेकिन मामला अंजाम तक कैसे पहुंचेगा, किस दिशा में जा रहा है? बिल्कुल, ये दिशा तो एनसीबी को ही तय करनी होगी। फिलहाल बात करते करते आपको दृश्य दिखाते चलते हैं एवलिन हाउस, गेस्ट हाउस, जहां पर एनसीबी की जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है वो मौजूद है। यहां पर वुमेन पुलिस कांस्टेबल्स आपको दिखा रहे हैं असॉल्ट राइफल के साथ। पूरा जो आसपास का इलाका है बैरिकेड किया हुआ है, क्योंकि आपने सही बात कही कि अब बड़े बड़े नाम, बॉलीवुड अभिनेत्रियों के नाम भी सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन के नाम सामने आ रहे हैं, फिल्म प्रोड्यूसर के नाम सामने आ रहे हैं। शुरुआत ऐसे हुई थी कि सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स का एंगल क्या है। उसके बाद एनसीबी ने कहा कि वो पूरे बॉलीवुड में ड्रग्स का जो सेवन हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, उसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। एसआईटी गठन की गई, नाम सामने आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि कंज्यूमर्स को, जो कि सेलिब्रिटीज हैं, उन्हें टारगेट कर अरेस्ट किया जाएगा या फिर इनके जरिए जो मेन बड़े सप्लायर्स हैं इंडिया में, मुंबई में, बॉलीवुड में, उन पर कमर कसी जाएगी। ये एक बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है जो एनसीबी को अपनी कार्रवाई में करना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाकी चीजें भी कंज्यूमर्स को रिहेबिलिटेशन देती हैं और क्रिमिनल्स जो सप्लायर्स है उन्हें माना जाता है। तो आगे जाकर एनसीबी का क्या रुख होता है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। ठीक है, लौटूंगी मुस्तफा आपके पास और डिटेल्स के लिए। लेकिन देखिए, ड्रग्स का मामला जिस तरह से सामने आया है वो अपने आप में एक अलग मामला है, लेकिन इस बीच शुरुआत कहां से हुई थी? सुशांत सिंह राजपूत की मौत 14 जून को हुई और उसके बाद से अलग अलग किस्म के बयान सामने आए, दावे सामने आए, लेकिन किसी के पास अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं है कि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था। मौत से ठीक पहले सुशांत किस मनस्थिति में थे, उनकी मौत की बड़ी वजह क्या है, ये सभी सवाल आज तक भी बने हुए हैं और सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है एम्स मेडिकल टीम से। आज दिल्ली में अहम बैठक हो रही है, सीबीआई अधिकारियों की मौजूदगी में यह बेहद खास मीटिंग हो रही है और माना यह जा रहा है कि इसी बैठक में सुशांत की मौत को लेकर जांच रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल ओपिनियन तय किया जाएगा। अंजना ओम कश्यप इस वक्त मौजूद है हमारे साथ और डिटेल्स के साथ। अंजना, देखिए 14 जून को क्या हुआ, तब से लेकर अब तक न जाने कितने मोड़ ये मामले ले चुका है, बॉलीवुड को अलग अलग तरह से क्वेश्चन कर चुका है, लेकिन जो मूल सवाल था सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ, एम्स की रिपोर्ट से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अंजना? इतना साफ है कि एम्स की तरफ से जो मेडिकल बोर्ड है वो एक कंक्लूसिव रिपोर्ट पर पहुंचने के लिए इन्वेस्टिगेशन, यानी जो सीबीआई ने अभी तक खोज निकाला है या जो उनकी तफ्तीश पहुंची है, और अपने मेडिकल फाइंडिंग्स को एक साथ कंबाइन करना चाहते हैं। देखिए मीनाक्षी, ये बिल्कुल साफ है कि लाइगेचर मार्क को लेकर कई गंभीर सवाल यहाँ के बोर्ड के मन में थे और खास तौर पर जो फोरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड है डॉक्टर सुधीर गुप्ता, उनके मन में थे, क्योंकि हमारे पास एक्सक्लूसिव वो पूरा क्वेश्चनेयर है जो ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टर्स को एम्स की टीम ने पूछा था। उसमें सीधे कहा था ये लाइगेचर मार्क आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये लाइगेचर मार्क तो होमिसाइड यानी मर्डर की तरफ इशारा करता है, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन इसी के साथ देखिए सबसे बड़ी दुविधा यही होती है कि आप जब नेक का आप सेक्शन काटते हैं या फिर उसको स्टडी करते हैं फोरेंसिक्स में पोस्टमार्टम करने के लिए, वो बॉडी अब एम्स की टीम को नहीं मिल सकती है, तो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस का इस्तेमाल होता है जो मुंबई की टीम ने किया होगा। तो आपके पास सेकेंडरी इंफॉर्मेशन है जिस पर आपको एक कंक्लूजन तक पहुंचना है। इसीलिए इस केस में सीबीआई के जो अधिकारी हैं, जो उनका अभी तक की फाइंडिंग्स है, उन सबको एक साथ किया जा रहा है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी है जो एम्स के टीम के हाथ लगी थी, जो वो गए थे रिक्रिएशन करने के लिए सुशांत के घर पर। सुशांत के घर पर उसके कमरे से एक और पीछे से रास्ता निकलता है जिसकी जानकारी भी इन लोगों ने दी है। तो ऐसा नहीं है कि जो एम्स की टीम पहुंचती है वो सिर्फ ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टर से सवाल जवाब करती है। उन्होंने सीन ऑफ क्राइम पर जाकर रिक्रिएशन किया, उन्होंने तमाम रास्ते देखने की कोशिश की कि क्या किसी की और की एंट्री हो सकती है, दरवाजा, चाबी, बहुत सारी चीजें। और मुझे लगता है कि एक कंक्लूसिव रिपोर्ट की तरफ जरूर पहुंचेंगे हम, कम से कम जब एम्स और सीबीआई दोनों मिलकर इस तरफ बढ़ेंगे कि क्या अंजना इसी बात का। और देखिए तंसीम भी हमारे साथ मौजूद है। देखिए तंसीम, जिस बात का जिक्र अंजना यहाँ पर कर रही हैं कि आप जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो आपको हल चाहिए, उसके लिए भी आप मुंबई पुलिस
द्वारा क्लिक की जो तस्वीरें हैं, जो फॉरेंसिक एविडेंसेस हैं, उन पर ही डिपेंड करेंगे, क्योंकि सुशांत की बॉडी तो उपलब्ध नहीं है। आप क्राइम बीट कवर करते रहे हैं, ऐसे केसेस में क्या होता है? जी, जाहिर सी बात है, इस केस में जो सीबीआई है, सीबीआई के पास सिर्फ जो विसरा के लिए जो बॉडी के पार्ट्स लिए गए थे वो अलग अलग हिस्से जिस्म के, जिसमें किडनी शामिल होता है, जिसमें हार्ट शामिल होता है, जिसमें लीवर शामिल होता है, इंटेस्टाइन शामिल होती है, उसके सारे एग्जिबिट्स ले लिए गए थे, नमूने लिए गए थे मुंबई पुलिस के द्वारा। मुंबई पुलिस ने कलीना लैब में उसमें से 80% जो हिस्सा है उन एग्जिबिट्स, उन नमूनों का, उसका इस्तेमाल कर लिया है। अब बचा था 20% का हिस्सा जो कलीना लैब ने सीबीआई को मुहैया कराया है, और सीबीआई उस 20% के विसरा को लेके अपनी रिपोर्ट आगे की बना रही है। इस पूरे जो बोर्ड है, इसमें 3 डॉक्टर हैं, 2 साइंटिस्ट हैं जो फॉरेंसिक मेडिसिन से जुड़े हुए हैं। इनका ये पता लगाना है कि जो 20% उन्हें विसरा मिला है, क्योंकि इस विसरा रिपोर्ट को जो पहले मुंबई से आई है कलीना लैब ने उसमें नेगेटिव रिपोर्ट दी थी, यानी उन्हें कोई फाउल प्ले नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जो 20% बचा हुआ विसरा है, इसको जो CFSL है एम्स की, उसने एग्जामिन किया है और वो अब अपनी कंक्लूसिव रिपोर्ट देगी। उसके अलावा जहां तक ऑटोप्सी का सवाल है, अब पोस्टमार्टम दोबारा हो ही नहीं सकता क्योंकि डेड बॉडी मौजूद नहीं है। लेकिन जो डेड बॉडी जो पोस्टमार्टम के दौरान वीडियोग्राफी होती है, उस वीडियोग्राफी को एग्जामिन करके सीबीआई को जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर सुधीर गुप्ता, उनके साथ जुड़े हुए डॉक्टर और जो साइंटिस्ट हैं, वो ये जरूर बता सकते हैं कि आखिर उसमें क्या खामियां रही पोस्टमार्टम में। फिर इस रिपोर्ट का ही इंतजार रहेगा। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन को बेनकाब करने में जुटी एनसीबी ने आज जया साहा, उनकी कंपनी की मैनेजर करिश्मा और सुशांत की मैनेजर श्रुति मोदी को पूछताछ के लिए बुलाया है। सुशांत केस की जांच जब ड्रग्स तक पहुंची तो बॉलीवुड में एक के बाद एक बड़े नाम सामने आ रहे हैं। रिया के बाद एनसीबी को बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई करने वाली एक और कड़ी मिल गई है। इसके जरिए वो नशे में झूमने वाली बड़ी बड़ी हस्तियों को बेनकाब कर सकती है। ये कड़ी है सुशांत सिंह राजपूत की बिजनेस मैनेजर जया साहा। जया साहा के मोबाइल फोन से रिट्रीव किया गया डेटा ये बताता है कि वो बॉलीवुड में कई सेलिब्रिटीज को ड्रग्स की सप्लाई किया करती थी। एनसीबी ने जया साहा से 4 घंटे तक पूछताछ की है। इस पूछताछ में ड्रग्स को लेकर धमाकेदार खुलासे हुए हैं। इनमें से ही एक ये ड्रग चैट है जिसमें श्रद्धा कपूर जया से CBD ऑयल मांग रही है। इसमें जया कहती हैं, जब तुम नीचे आ जाओ तो कॉल करो, मैं नीचे आऊंगी और तुम्हें दे दूंगी। हेलो, मैं आज CBD ऑयल जिंजर के साथ भेज रही हूँ। हाय, थैंक यू। सुनो, मैं फिर भी SLB से मिलना चाहती हूँ। बताया जा रहा है कि SLB बॉलीवुड का एक बड़ा नाम है। जया के मोबाइल से रिट्रीव किए गए डेटा से एक और खुलासा भी हुआ है। ये एक और ड्रग चैट है जिसमें जया और 90 के दशक की एक अभिनेत्री के बीच बातचीत हो रही है। इस अभिनेत्री का नाम N से शुरू होता है और वो नम्रता शिरोडकर हैं। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि बॉम्बे में मुझे अच्छा MD दोगी और हम साथ में पार्टी करेंगे। मुझे सच में एक ब्रेक की जरूरत है। कैसे? तुम मुझे एक पेडलर बना रही हो, फिर भी तुम्हारी विश मेरे लिए कमांड है। जया साहा को लेकर ये बात सामने आई है कि बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटी उसके व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य हैं। जांच एजेंसी ने जया से पूछा है कि सेलेब्स के लिए वो CBD ऑयल कहां से मंगवाती हैं। यही नहीं, उसके चैट में अमित और SLB जैसे नामों का जो जिक्र आया है, उनके बारे में भी पूछताछ की है। अब एनसीबी ये पता लगाने में जुटी है कि जया साहा बॉलीवुड की कितनी सेलिब्रिटीज को CBD ऑयल दिलाती हैं और ये CBD ऑयल उसके पास आता कहां से है। जया साहा टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान से जुड़ी हैं, जो सेलिब्रिटी के वर्क प्रोफाइल और अकाउंट मैनेज करती हैं। ड्रग्स से जुड़े जो मामले सामने आए हैं उसमें करिश्मा का भी नाम है। करिश्मा भी उसी क्वान कंपनी की स्टाफ हैं। लिहाजा एनसीबी ने क्वान के CEO ध्रुव, जया साहा
और करिश्मा को पूछताछ के लिए बुलाया है। सोमवार को भी जया साहा से 4 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हुई थी। आज एनसीबी जया साहा, करिश्मा और श्रुति मोदी को एक साथ बिठाकर सवाल जवाब करने वाली है, जहां कुछ और बड़े नाम और खुलासे हो सकते हैं। अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। और अब बात फिल्म मेकर अनुराग कश्यप पर लगे आरोपों की। उनके खिलाफ देर रात एफआईआर दर्ज करने अभिनेत्री पायल घोष थाने पहुंची, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई। जानकारी के मुताबिक होशीवारा थाने में महिला अधिकारी बयान दर्ज करने के लिए मौजूद नहीं थी, लिहाजा करीब 2 घंटे के इंतजार के बाद उन्हें लौटना पड़ा। आज दोपहर में पायल घोष दोबारा थाने जाएंगी और केस दर्ज कराएंगी। उनके वकील ने कहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग से भी अनुराग कश्यप के खिलाफ शिकायत की जाएगी। मुनीश पांडे इस वक्त मौजूद है हमारे साथ और जानकारी के साथ। मुनीश, देखिए, पायल घोष जिस तरह से सामने आई हैं और जब उन्होंने आरोपों की झड़ी लगाई है, टाइमिंग को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन सबके मद्देनजर अगर शिकायत हुई है तो उसकी जांच होना बहुत जरूरी है। कब तक एफआईआर दर्ज करा सकती हैं? क्या डिटेल्स मिल रही है पायल घोष के वकील की तरफ से? क्या कहा जा रहा है? जी देखिए, कल रात को जब वो ओशिवारा पुलिस थाने पहुंची थी तो वहां पर बताया गया कि महिला पुलिसकर्मी न होने की वजह से उनका बयान नहीं दर्ज किया जा सका। उनकी लिखित शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई। लेकिन आज बताया जा रहा है कि आज उन्हें बोला गया है कि आप किसी भी वक्त आ जाइए थाने में, और उसके बाद में उनकी शिकायत के आधार पर अनुराग कश्यप के खिलाफ में एफआईआर दर्ज हो सकती है। और अगर एफआईआर दर्ज होती है तो ये जाहिर सी बात है कि इसमें ओशिवारा पुलिस स्टेशन, मुंबई पुलिस जांच करेगी और जांच कर कम से कम ये बयान तो दर्ज करेगी कि आखिरकार उनके आरोपों में सच्चाई है या नहीं है। कहीं ना कहीं जब से पायल घोष ने ये आरोप अनुराग कश्यप पर लगाया है, अनुराग कश्यप जो है उन्होंने भी साफ तौर पे एक बयान जारी किया और कहा कि वो अपने वकील के जरिए इसमें लीगल एक्शन पायल घोष के खिलाफ में लेंगे। इसके अलावा उनकी पहली पत्नी आरती और दूसरी कल्की, उन्होंने भी अनुराग कश्यप का इसमें सपोर्ट किया था। लेकिन मामला कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा राजनीतिक हो चुका है। ऐसे में अब देखना होगा कि आज जब उनकी एफआईआर दर्ज होती है तो उसके बाद में मुंबई पुलिस किस तरह से अनुराग कश्यप पर कार्रवाई करती है, क्योंकि लगातार ये ना सिर्फ अनुराग कश्यप और पायल घोष के बीच में है बल्कि महाराष्ट्र सरकार बनाम बीजेपी भी हो जाते हैं ऐसे मामले, क्योंकि अनुराग कश्यप को ऐसे छवि के रूप में देखा गया है जिसमें कि वो गवर्नमेंट को लगातार क्रिटिसाइज करते रहे हैं और इसीलिए बीजेपी के कई नेता हैं जिन्होंने इसको लेकर बयान भी दिया हुआ है। ठीक है मुनीश, आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन बीती रात एक ड्रामा हुआ। कैसे पायल घोष एफआईआर दर्ज कराने थाने पहुंची लेकिन वो केस दर्ज नहीं करा पाई, इस पर हमारी रिपोर्ट देखिए। तो उसका चरित्र जो है मैंने वही बताया अभी, उसका जो कैरेक्टर मेरे तरफ था वो एक नकाब पहन के लोग मीडिया के सामने आते। मैं तो सोचता हूँ कि इसको चुपचाप अपन लोग ही हैंडल कर लेते हैं। क्या बोलते हैं? उन्होंने विनती की, सर आप कल आएंगे, हम आपकी जो भी है आप रिटर्न कंप्लेंट या जो भी आपको देना है कल दीजिए, हम आपका कार्रवाई करेंगे। करीब 2 घंटे का इंतजार, लेकिन दर्ज नहीं हो पाई एफआईआर। अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का सनसनीखेज आरोप लगाने वाली पायल घोष रात करीब 11:15 बजे मुंबई के ओशिवारा थाने पहुंची थी। सोमवार को दिन में ही बता दिया था कि वो कश्यप पर एफआईआर दर्ज कराएंगी। उसी मकसद से पायल घोष बीती रात ओशिवारा थाने में करीब 2 घंटे तक इंतजार करती रहीं। वकील भी साथ थे, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई। 2 घंटे के इंतजार के बाद पायल को थाने से लौटना पड़ा। इस वक्त आप देख लीजिए पायल घोष जो हैं वो यहाँ से निकल रही हैं। एक पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ी में फिलहाल है और इसके बाद पीछे आप देख लीजिए दूसरी गाड़ी में पायल घोष है। जानकारी के मुताबिक ओशिवारा थाने में रात को महिला पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं थी। पायल के वकील के मुताबिक पुलिस ने कोशिश की कि महिला पुलिस अधिकारी थाने आकर उनका बयान दर्ज करें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। हम 2 घंटे वहाँ पर बैठे गए, महिला अधिकारी जो वहाँ पर होनी चाहिए और वहाँ पर नहीं है। उन्होंने बहुत कोशिश की यहाँ वहाँ से फोन करके वहाँ पर और डीसीपी से बात की। वहाँ के सीनियर पे अभी चले गए थे, वेट करके हमने उनको बताया था हम आ रहे थे। शायद उनको लगा हम नहीं आ रहे तो शायद चले गए थे। महिला अधिकारी नहीं है और बहुत लेट हो गया था। और ये भी महिला है, ये पायल बहुत अभी 1 बजे है, रात के 1 बजे तक इतनी देर पुलिस थाने में रोक नहीं सकते, इसलिए उन्होंने विनती की, सर आप कल आएंगे, हम आपकी जो भी है आप रिटर्न कंप्लेंट या जो भी आपको देना है कल दीजिए, हम आपका कार्रवाई करेंगे।
पायल घोष ने मन बना लिया है कि अनुराग कश्यप के खिलाफ वो हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ेंगी। दोपहर में आज वो मुंबई पुलिस में एफआईआर दर्ज कराएंगी। साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग से भी शिकायत की तैयारी है। पायल घोष के आरोपों ने अनुराग कश्यप की शराफत के सारे शामियानों की चिंदियां उड़ा दी हैं। अब बात ट्विटर से निकलकर थाने तक आ गई है। अनुराग कश्यप का चरित्र तो इन दिनों संदेह की दरारों से लिखी दास्तानों का इश्तहार बन गया है। सोचने वाली बात है कि हर मुद्दे पर बेबाक रहने वाला आदमी इतना बेलगाम कैसे हो सकता है। तो उसका चरित्र जो है मैंने वही बताया। अभी उसका जो कैरेक्टर मेरे तरफ था, अभी पता नहीं दूसरे के तरफ। वो जो मुझे बोला, जैसे जैसे मुझे बोला और जैसे मुझे अप्रोच किया और मेरे साथ जो किया, मैंने सिर्फ वही बोला। 6 बरस पहले हुए यौन शोषण पर 6 बरस बाद आरोप लगाना और केस दर्ज करने की तैयारी पर सवाल भी पैदा करता है और संदेह भी। लेकिन पायल उन सवालों और संदेह को सिरे से खारिज करती हैं। उनका कहना है कि उन्हें डर था, इसलिए उनका मुंह बंद था। मेरे फ्रेंड्स लोगों ने भी बताया, मेरे घर से भी यही बात बताया कि डोंट गेट इनटू ऑल दिस। तो मैंने डिलीट कर दिया। बट बहुत बार ऐसा हुआ, मैंने बाद में भी 3-4 बार ट्वीट किया तो आई हैव बीन आस्क्ड टू डिलीट। और वो लोग मेरे वेल विशर्स ही है, ऐसे नहीं कि वो लोग मेरा बुरा चाहते या नहीं चाहते इसके बारे में या उससे डर रहे, नहीं। वो लोग ये सोच रहे हैं कि वो मुझे हार्म कर सकते हैं किसी भी तरह। पायल घोष ने ऋचा चड्ढा, हुमा कुरैशी और माही गिल को भी इस विवाद में खींचा था। उन्होंने फिर हमला बोलते हुए कहा कि वो उनके ही खेमे की अभिनेत्रियां हैं, इसलिए अनुराग के खिलाफ वो नहीं बोलेंगी। वहीं अनुराग कश्यप की दोनों पूर्व पत्नियों के अनुराग का समर्थन करने पर भी सवाल किया गया। सुनिए पायल ने क्या कहा। इतने अच्छे इंसान है, उतनी उसकी बीवी इतने अच्छे इंसान के साथ थे जो एक शादी भी नहीं निभा पाई और फिर दूसरी बीवी भी भाग गई और बोलती है अभी खुश है। पायल घोष के ताबड़तोड़ आरोपों पर अनुराग कश्यप की ओर से उनकी वकील ने सफाई दी। उन्होंने एक प्रेस नोट जारी कर कहा, मेरे क्लाइंट पर लगे यौन शोषण के झूठे आरोप गलत और दुर्भावनापूर्ण हैं। ये अफसोस की बात है कि मीटू का गलत इस्तेमाल किया गया है। किसी को बदनाम करने के लिए इसका दुरुपयोग हो रहा है। ये यौन शोषण की असली पीड़ितों को दर्द और ट्रॉमा देता है। अनुराग कश्यप को इंतजार होगा पायल घोष की एफआईआर का। दोपहर में जब एफआईआर दर्ज होगी तो कुछ और सच्चाई सामने आ सकती है। मुंबई से विद्या और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। पायल घोष 6 साल पुराने मामले को लेकर अनुराग कश्यप के खिलाफ मैदान में आ जुटी हैं। पायल ने अनुराग पर जितने गंभीर आरोप लगाए, उसके बाद अनुराग कश्यप की मुश्किलें बढ़ना तय है। समाज की गंदगी को बड़े पर्दे पर बखूबी दिखाने वाले अनुराग कश्यप पर आरोपों का इतना गंदा दाग लगा है कि अगर वो सही साबित हुआ तो बॉलीवुड के लिए उसे छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। बॉलीवुड में ड्रग्स की जंग अब कास्टिंग काउच और मीटू तक पहुंच गई। फिल्म अभिनेत्री पायल घोष के आरोपों से फिल्मकार अनुराग कश्यप की छवि बुरी तरह घायल हो गई है। पायल घोष पूरे विस्तार के साथ बताती हैं कि 6 साल पहले उनके साथ क्या क्या हुआ था। वो अनुराग कश्यप के घर का हुलिया पेश करती हैं कि कैसे कंप्यूटर वाले रूम में पहले बैठी, फिर अनुराग ने उनको खाना खिलाया और फिर अपनी वीडियो लाइब्रेरी में ले गए। पायल के मुताबिक वहां पर उन्होंने अनुराग का जो रूप देखा उससे घृणा हो गई। उनके जो कंप्यूटर के रूम है वहाँ पे बैठे और उसके बाद उन्होंने मुझे दूसरे रूम में लेके गया जहाँ पे कैसेट, वीडियो कैसेट वगैरह पड़े, मतलब लाइब्रेरी था, एक बुक्स वगैरह था, एक सोफा था, एक टीवी था, साइड टेबल था। तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसा फिल्म चला दिया और उसके बाद चीज़ें ठीक नहीं रही। और फिर जब मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही थी तो उन्होंने बताया कुछ मतलब उनके एक्ट्रेसेस के नाम जिनको उन्होंने लॉन्च किया। पायल ने आज तक पर जो सनसनीखेज खुलासा किया उसने बॉलीवुड को हिला कर रख दिया। पायल का आरोप है कि अनुराग ने उनसे कहा था कि बॉलीवुड की कई मशहूर अभिनेत्रियों समेत 200 से ज्यादा महिलाओं से उनके रिश्ते थे। उन्होंने बताया माही गिल, ऋचा चड्ढा, हुमा कुरैशी, और उन्होंने ये भी बताया कि मेरे साथ बहुत सारे लड़कियों का संबंध रह चुका है, 200 से भी ज्यादा। और वो बहुत प्राउडली ये बोल रहे थे। मीन्स एक तो मतलब लोग नहीं बोलते अगर हुआ भी है कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, बट ही वॉज वेरी प्राउड अबाउट डूइंग ऑल दिस थिंग। तो बहुत वो था।
पायल ने जिन फिल्मी अभिनेत्रियों का नाम लिया उनमें से एक ऋचा चड्ढा ने तो पायल को कानूनी नोटिस भेज दिया है कि या तो वो माफी मांगे या 1 करोड़ रुपए का हर्जाना भरे। ऋचा के वकील सवीना बेदी सच्चर के भेजे कानूनी नोटिस में कहा गया है कि पायल ने जो भी आरोप लगाया है ऐसा ऋचा के साथ कभी नहीं हुआ। पायल ने जो कुछ कहा है उससे ऋचा की साख को नुकसान पहुंचाना है। आज ऋचा जो कुछ हैं वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है और यही कारण है कि पायल को कानूनी नोटिस भेजा गया है। इस बीच खुद अनुराग कश्यप मीडिया के सामने तो नहीं आए, लेकिन उनका बयान आया। क्या बात है, इतना समय ले लिया मुझे चुप करवाने की कोशिश में। चलो कोई नहीं, मुझे चुप कराते कराते इतना झूठ बोल गए कि औरत होते हुए दूसरी औरतों को भी संग घसीट लिया। थोड़ी तो मर्यादा रखिए मैडम। बस यही कहूंगा कि जो भी आरोप हैं आपके सब बेबुनियाद हैं। मैं इस तरह का व्यवहार ना तो कभी करता हूं, ना तो कभी किसी कीमत पे बर्दाश्त करता हूं। एक तरफ पायल घोष का आरोप है तो दूसरी तरफ सवालों में लिपटी अनुराग कश्यप की सफाई है। पायल का आरोप है कि अनुराग ने मेरा यौन शोषण किया। अनुराग की सफाई है कि इतना समय लग गया मुझे चुप कराने में। पायल का आरोप है कि क्रिएटिव इंसान के पीछे एक राक्षस है जिसने कई अभिनेत्रियों को शिकार बनाया। अनुराग की सफाई आई कि झूठ बोलने के लिए पायल ने दूसरी महिलाओं को भी घसीटा। पायल का ये भी आरोप है कि उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अनुराग की सफाई आई कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं। वैसे करीब 2 साल पहले 9 अक्टूबर 2018 को पायल ने एक ट्वीट किया था जिसमें बॉलीवुड को वो क्लीन चिट दे रही थी। यहाँ कोई रेप नहीं करता है, वो चांस मारने की कोशिश करते हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आगे बढ़ जाइए, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। पायल के इस ट्वीट को लेकर उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन कोई महिला अगर अपनी अस्मत और सम्मान को लेकर सवाल उठा रही हो तो उसको कानूनी संरक्षण मिलना ही चाहिए। विद्या के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।